हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे भारत में संघीय व्यवस्था, यानी कि जो भारत है उसमें संघीय व्यवस्था किस प्रकार कार्य करती है। भारत संघ व्यवस्था के संविधान द्वारा क्षेत्र के आधार पर शक्तियों का जो विभाजन या केंद्रीकरण किया जाता है, उस दृष्टि से दो प्रकार की शासन व्यवस्था होती है। एक होती है एकात्मक शासन व्यवस्था और दूसरी होती है संघात्मक शासन व्यवस्था। भारत जो है, भारत एक ऐसा देश है जहाँ जनसंख्या बहुत ज़्यादा विशाल है, तो इसीलिए यहाँ पर संघात्मक व्यवस्था जो है वो चलाई जाती है, यानी कि यहाँ पे सरकार जो है वो किस प्रकार की है, संघात्मक। 1947 में जब भारत का विभाजन हुआ तो उस समय स्वतंत्रता के बाद जो रजवाड़े थे वो भारत में शामिल हो गए और भारतीय संविधान में भारत को राज्यों का जो संघ था वो घोषित किया गया। संविधान ने मौलिक रूप से दो स्तरीय शासन व्यवस्था का प्रावधान किया। पहला था संघ सरकार यानी कि केंद्र सरकार और दूसरा था राज्य सरकार। ठीक है, भारत में संघ और राज्य दोनों प्रकार की सरकारें जो है वो चलती हैं। केंद्र सरकार जो है वो पूरे भारतीय संघ का प्रतिनिधित्व करती है, यानी कि पूरे देश का प्रतिनिधित्व करती है। उसके बाद पंचायत और नगर पालिका, इनको भी संघीय शासन व्यवस्था में शामिल किया गया। और किसी भी संघीय व्यवस्था की तरह हमारे यहाँ पे भी तीनों स्तर की जो शासन व्यवस्थाएं हैं उनको अधिकार जो हैं वो विभाजित कर दिए गए हैं। केंद्र सरकार के अपने अधिकार हैं, राज्य सरकार के अपने अधिकार हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से जो केंद्र और राज्य सरकार है उनके बीच अधिकारों को तीन भागों में विभक्त किया गया है, बांटा गया है। पहला है संघ सूची, दूसरा है राज्य सूची और तीसरा है समवर्ती सूची। संघ सूची के अंतर्गत आता है प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग, संचार और मुद्रा जैसे राष्ट्रीय महत्व के भी जो विषय हैं वो संघ सूची में रखे गए हैं। और पूरे देश के लिए इन मामलों में एक ही तरह की नीति जो है उसकी आवश्यकता होती है। इसी कारण इन विषयों में संघ सूची में शामिल किया गया है। ठीक है, इन विषयों को किस में शामिल किया गया है, संघ सूची में शामिल किया गया है। संघ सूची में वर्णित विषयों के बारे में कानून बनाने का अधिकार केवल एक ही सरकार को है और वो है केंद्र सरकार। उसके बाद आते हैं हम राज्य सूची पे। राज्य सूची के अंतर्गत आती हैं पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि और सिंचाई जैसे प्रांतीय और स्थानीय महत्व के विषय हैं, उनको शामिल किया गया है। राज्य सूची में वर्णित विषयों के बारे में केवल राज्य सरकार जो है वही कानून बनाने का अधिकार रखती है। उसके बाद आता है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में वे विषय आते हैं जो संघ और राज्य से छोड़ दिए जाते हैं, यानी कि शिक्षा, वन, मजदूर संघ, विवाह, गोद लेना, उत्तराधिकार जैसे विषय शामिल हैं। इस सूची में वर्णित विषय केंद्र के साथ राज्य सरकारों के साझे अधिकार क्षेत्र में आते हैं, यानी कि इन विषयों को ना ही संघ सूची में शामिल किया जाता है ना ही राज्य सूची में शामिल किया जाता है, बल्कि ये वो विषय हैं जिन पर संघ सूची और राज्य सूची दोनों मिलकर के कार्य करते हैं या दोनों मिलकर के कानून बनाते हैं। इस सूची में वर्णित विषयों पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही मिलकर कानून बनाती है। और जो विषय किसी भी सूची में शामिल नहीं होते हैं, संविधान के अनुसार उन्हें केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में रखा जाता है। संवैधानिक प्रावधानों में और कानूनों के क्रियान्वयन की देखरेख में न्यायपालिका जो है वो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करती है। शक्तियों के बंटवारे के संबंध में कोई विवाद होने की स्थिति में निर्णय जो है वो सीधे उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में ही जाता है और वहीं पर इसका निपटारा होता है। सरकार चलाने और अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करने के लिए आवश्यक राजस्व की उगाही के संबंध में केंद्र और राज्य सरकारों को कर लगाने और संसाधन जमा करने का अधिकार है। नेक्स्ट टॉपिक है संघीय व्यवस्था जो है वो कैसे चलाई जाती है। जैसा हमने आगे पढ़ा कि जो सरकार है वो दो भागों में बटी होती है, एक होती है केंद्र सरकार और राज्य सरकार। तो संघीय व्यवस्था के कामकाज की सफलता के लिए संवैधानिक प्रावधान आवश्यक है, लेकिन इतना ही काफ़ी नहीं है। यदि भारत में संघीय व्यवस्था सफल हुई है तो इसका कारण केवल संवैधानिक प्रावधानों का होना ही नहीं है, बल्कि भारत में संघीय व्यवस्था की सफलता का मुख्य श्रेय जो है वो यहाँ की लोकतांत्रिक राजनीति को देना ज़्यादा उचित होगा, क्योंकि इसी से संघवाद की भावना, विविधता का सम्मान और साथ साथ रहने की इच्छा का हमारे देश के साझा आदर्श के रूप में स्थापित होना सुनिश्चित हुआ। नेक्स्ट है भाषाई राज्य। राज्यों का गठन भाषा के आधार पर करना हमारे देश की लोकतांत्रिक राजनीति के लिए एक कठिन कार्य था। 1947 से लेकर अभी तक बहुत सारे
परिवर्तन आए। राजनीतिक मानचित्र देखें तो हमें ज्ञात होगा कि इस अवधि में बहुत से परिवर्तन हुए हैं। कुछ राज्य गायब हो गए और कुछ पुराने राज्यों को परिवर्तित करके नए राज्य बनाए गए और कई राज्यों की सीमाएं, क्षेत्र और नाम जो हैं वो बदल दिए गए। ये मानचित्र जो आप देख रहे हैं सन 1947 के समय का है। और अगर हम आज के मानचित्र को देखें तो दोनों ही मानचित्रों में जो डिफरेंस है वो आपको देखने को मिलेगा कि तब से लेकर अभी तक कितने परिवर्तन हमारे देश में हुए हैं। नए राज्यों के गठन के लिए 1950 के दशक में भारत के कई पुराने राज्यों की जो सीमाएं थी उनको बदल दिया गया। ऐसा यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया कि एक भाषा बोलने वाले लोग एक ही राज्य में आ जाएं। जैसा कि आपको पता है हमारे देश में भिन्न भिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न भाषाएं बोली जाती हैं। ऐसा नहीं कि सभी जगह एक ही भाषा बोली जाती हो। केरल में जाएंगे वहाँ पर आपको डिफरेंट लैंग्वेज मिलेगी। जम्मू कश्मीर की लैंग्वेज अलग होगी, सिक्किम की अलग होगी, गुजरात की अलग होगी। तो इस तरीके से ये सुनिश्चित किया गया 1950 के बाद कि एक जैसी भाषा बोलने वाले जो लोग हैं वो एक ही राज्य में रहे। इसके बाद कुछ अन्य राज्यों का गठन भाषा के आधार पर नहीं बल्कि संस्कृति और भूगोल के आधार पर किया गया। उन्हें सम्मान देने के लिए भी किया गया, जैसे नागालैंड, उत्तराखंड और झारखंड। भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की बात उठने के कई राष्ट्रीय नेताओं को भय था कि इससे देश टूट जाएगा, लेकिन केंद्र सरकार ने इसी कारण राज्यों का पुनर्गठन कुछ समय के लिए टाल दिया। तो स्टूडेंट्स, होमवर्क में आपको ये जो भारत का मानचित्र दिख रहा है, इस मानचित्र को आप अपनी कॉपी में यानी कि मैप जो है उसको भर करके कॉपी में लगाएंगे। इस मानचित्र में अंतर्राष्ट्रीय सीमा, राज्य सीमा, देश की राजधानी और राज्य की राजधानी को दर्शाया गया है। ठीक है, थैंक यू एंड दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास।